सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम कक्षा 7वीं का पाठ 4 पानी रे पानी का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक अनुपम मिश्र हैं। इस पाठ के माध्यम से उन्होंने जल संबंधी समस्याओं की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। इस पाठ में इन्होंने जल चक्र संबंधी किताबी बातों को छोड़कर समस्या के मूल कारणों की पड़ताल की है। ये बताते हैं कि जल चक्र को समझना आसान है, किंतु प्रतिदिन जल के चक्कर में इधर उधर भटकना मुश्किल है। पानी आता भी है तो बेवक्त, पानी के लिए लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं। इसी पानी की कमी को, पानी के बदलते चक्र को बताने के लिए लेखक पानी रे पानी कहानी लिखते हैं। ये कहानी नहीं, ये वास्तविकता है हमारे समाज की, जिस तरह आज पानी की कमी हो रही है। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। पानी रे पानी, कहां से आता है हमारा पानी और फिर कहां चला जाता है हमारा पानी। पाठ के आरंभ में ही कवि प्रश्न करते हैं, हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर होगा। कवि यहाँ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हम कभी भी पानी की समस्या की तरफ सोचते ही नहीं हैं। हम केवल एक काल्पनिक दुनिया में जीते हैं। अगर हमें कोई सीनरी बनाने के लिए देता है, कोई चित्र बनाने के लिए देता है, तो हम बहुत एक सुंदर सा चित्र बना देते हैं जिसमें पानी बह रहा होता है, मछलियां तैर रही होती हैं, गांव के एक तरफ पानी चल रहा है। वो बहुत खूबसूरत सा चित्र है, लेकिन वास्तविकता अब बदल गई है। तो कवियां कह रहे हैं कि तुमने पढ़ा तो बहुत है, क्या कभी सोचा है इस बारे में? तो नहीं, हमने नहीं सोचा। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें, और लो फिर बहती हुई एक नदी, उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जब हम बात करते हैं पाठ की, तो पाठ में बड़ा सुंदर सा चित्र होता है नदी का, जिसके किनारे पर हमारा घर होता है, शहर होता है या गांव होता है। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने होते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। अर्थात हमें भूगोल की किताब में अगर पानी नजर भी आता है एक चित्र में, तो वहां किसी प्रकार के तीर बने होते हैं और हमें पूरे जल चक्र के बारे में बताया जाता है कि पानी कैसे बनता है, कैसे आता है। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बातें, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के कार्यालय में, कारखानों में, खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि अब वो पानी का जो काल्पनिक चित्र है वो सिर्फ किताबों में है। वास्तविकता में अगर आप ऑफिसेस में देखें, घर में देखें, तो पानी का एक अलग ही रूप आपको नजर आएगा। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सू सू की आवाज आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त। आप देख रहे होंगे आपके मोहल्ले में, मेरे मोहल्ले में पानी आता ही नहीं है, और पानी आता है तो उसका टाइम फिक्स है कि मॉर्निंग में आएगा या शाम को आएगा। हमेशा पानी नहीं आता, कभी देर रात को तो कभी बहुत सवेरे। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े फिरते भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तू मैं भी होने लगती है। अर्थात पानी की इतनी कमी हो गई है कि नलों में पानी नहीं आता।
और जहां सार्वजनिक रूप से एक ही जगह से पानी भरा जाता है, वहां लोग अपने घरों की बाल्टियां लेकर निकल जाते हैं और पानी के चक्कर में बहुत झगड़े भी होते हैं। तो अब ऐसी स्थिति आ गई है कि पानी हमेशा आपको मिलता ही नहीं है। पानी का निश्चित समय है और पानी को प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर कोशिश करनी पड़ती है। हमें समय से पहले उठना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, बार बार चेक करना पड़ता है कि पानी आया या नहीं। इस समय पानी की धीरे धीरे बहुत ही कमी होने लगी है। रोज रोज के इन झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा देते हैं। आप सभी के घरों में मोटर लगी होगी, क्योंकि बिना मोटर के तो आजकल पानी आता ही नहीं है, और आ जाए तो आपकी टंकी तक नहीं चढ़ेगा, क्योंकि टंकियां हमारी तीसरे या चौथे फ्लोर पर होती हैं। तो इसीलिए बिना मोटर के पानी आना आजकल संभव ही नहीं है। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। अब तो ऐसा हो ही रहा है। ये तो किताब में सिर्फ एक घर की बात की गई है, वास्तविकता ये है आज तो प्रत्येक घर में मोटर लगी है। बल्कि दिल्ली जल बोर्ड वाले पानी की अलग और समरसेबल की अलग मोटर है। 2 मोटर होती हैं और उनसे पानी चढ़ाया जाता है। पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीजों की तरह पानी भी बिकने लगा है। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं, बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। इसका अर्थ हुआ ये कमी केवल गांव और शहरों में नहीं है, ये प्रत्येक शहर में है, चाहे वह हमारे देश की राजधानी ही क्यों ना हो, चाहे वह कितने बड़े शहर ही क्यों ना हो। पानी की कमी इस समय प्रत्येक जगह है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। यह तो गर्मी के मौसम की बात है। गर्मी में इस तरह हमें पानी की कमी को झेलना पड़ता है। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आप देखते हैं कि जब पानी नहीं आता तो नलकों में पानी नहीं आता, और जब बारिश होती है तो बाढ़ की स्थिति आ जाती है, इतनी बारिश होती है। तो इस समय हमारा मौसम किसी और ही तरफ मुड़ रहा है। जहां पानी की कमी है वहीं बाढ़ का खतरा भी है। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल लें तो इन कई समस्याओं से हमें छुटकारा मिल सकता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं। याद करें अपनी गुल्लक को। गुल्लक क्या होती है? आप सभी ने बचपन में गुल्लक रखी होगी, कुछ बच्चे अभी भी रखते होंगे। गुल्लक वह होती है जिसमें हम थोड़े थोड़े पैसे करके जमा करते हैं। तो उसी गुल्लक की यहाँ बात हो रही है। जब भी हमें कोई पैसा देता है, हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इनमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। यहाँ पे लेखक साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जैसे हम पैसे बचाते हैं गुल्लक में, वैसे ही बारिश के पानी को भी हमें जमीन के अंदर सुरक्षित रख लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छनकर जा मिलता है। जो पानी भरे होते हैं झीलों में, तालाबों में, वो धीरे धीरे जमीन के अंदर समाते रहता है, अर्थात जमीन के अंदर पानी जाता रहता है, जो हमारे लिए जरूरी भी है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद
पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए। अब यहाँ लेखक कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो यह पानी हमारे ही काम आएगा। फिर कवि कहते हैं कि एक समय ऐसे भी आया था कि हम इस खजाने का महत्व भूल गए थे और जमीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाटकर मतलब भरतल समतल बना दिया था। अर्थात हमने अपने तालाब खत्म कर दिए थे। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। हमने बहुत से तालाबों को खत्म कर दिया, जिसमें कूड़ा भरकर, कचरा भरकर उसको पूरी तरह समाप्त कर दिया। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं, बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसीलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी होगी। अर्थात हमें पानी की समस्या से बचना है तो हमें अपनी गुल्लक की तरह पानी को भी सुरक्षित रखना होगा, तभी हम इस समस्या से बच सकते हैं। अन्यथा हमें भविष्य में बचाने वाला कोई नहीं आएगा। जल चक्र हम ठीक से समझें। जब बरसात हो तो उसे थाम ले, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें जरूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमारे जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। अर्थात हमें पानी की कमी से कोई नहीं बचा सकता। बरसात के समय में जो पानी गिरता है, जो पानी बरसता है, यदि हम उसे सुरक्षित कर ले तो हम पानी की समस्या से बच सकते हैं। तो हमें इस समस्या से बचने के लिए प्रकृति को सुरक्षित रखना होगा, पानी को बचाना होगा, नहीं तो हम पानी के चक्कर में घूमते जाएंगे और पानी हमसे धीरे धीरे खत्म होता जाएगा और भविष्य के लिए हमारे पास पानी बचेगा ही नहीं। इस तरह आज हमने यह पाठ पढ़ा और पानी के महत्व को समझा। उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।